हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से हो सके, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1848 से। 1848 में क्या होता है, फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रांच आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी इमेजिनेशन से 4 पिक्चर्स बनाई थी जिनको बोला गया द पैक्ट बिटवीन नेशंस। जिसमें से ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरियो एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं। देखो, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि आज़ादी को दर्शा रही है। इस स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर है। और स्टैचू के सामने यानी कि जमीन पर मोनार्की सिस्टम या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब जो राजाशाही चीज़ें थी, जैसे कि राजाओं के मुकुट, सिंहासन, उनके कपड़े, ये सब जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। इसमें जो फ्रेडरिक सोरियो हैं वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये लंबी लाइन में अलग अलग नेशंस के लोग आ रहे हैं वो कैसे मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर उनके जो गॉड है वो बहुत खुश हो रहे हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये तो केवल फ्रेडरिक सोरियो की एक कल्पना थी, लेकिन इस चैप्टर में हम वास्तव में जानेंगे कि कैसे यूरोप में अलग अलग जगहों पर लिबर्टी के लिए स्ट्रगल हुआ। साथ में हम ये भी जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कैसे लोगों ने नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल किया, कैसे डायनेस्टिक रूल खत्म हुआ और कैसे नेशन स्टेट्स का एग्जिस्टेंस हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दोस्तों, जब 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट केवल फ्रांस के ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा। क्योंकि 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी, मतलब किंग रूल करता था। जनता के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, राजा जो चाहता था फ्रांस के अंदर वही होता था। लेकिन 1789 में जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि पावर जो थी वो मोनार्की से हटकर फ्रांस के कॉमन सिटीजन्स के पास पहुंच जाती है। कई ऐसे आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि लोगों में यूनिटी बनी रहे, जैसे कि ले पात्रे, ले शिटियोन, ताकि फ्रांस में सभी लोगों को समान नज़र से देखा जा सके। थर्ड चेंज था, फ्रांस के पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें 3 कलर थे। साथ में फ्रांस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया जाता है, अलग अलग देशभक्ति के गीत कंपोज किए जाते हैं। 6th चेंज था, स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली सेटअप की जाती है। साथ में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यू पे करने पड़ते थे लोगों को, उनको हटा दिया जाता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि फ्रांस में किए गए थे ड्यूरिंग द फ्रांस रेवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी। अब लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन डेमोक्रेसी का मजा फ्रांस में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। 1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है और एक सिविल कोड लेकर आता है जिसके तहत वो फ्रांस में कई सारे चेंजेस करता है। इस सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो इस कोड के तहत नेपोलियन कई सारे चेंजेस करता है, जैसे कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश करता है, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सेकंड, वो राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आता है। वो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वेट एंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर देता है। साथ में एक कॉमन करेंसी लेकर आता है और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा देता है। तो ये जो इतने सारे चेंजेस किए नेपोलियन ने, ये सब देखकर लोगों को लगा कि यार नेपोलियन तो अच्छा आदमी है। तो लोग नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। ऊपर से नेपोलियन जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ से वो मोनार्की ख़त्म करता जाता था। ये सब देखकर लोग और ज़्यादा खुश हो रहे थे। शुरू में तो लोग नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी समझने लगे थे,
मतलब लोग समझ रहे थे कि नेपोलियन ही लिबर्टी लेकर आएगा, लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि नेपोलियन उन्हें लिबर्टी दिलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो खुद का डोमिनेशन बढ़ाने के लिए आया है। क्योंकि नेपोलियन जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ से मोनार्की तो खत्म हो रही थी, मतलब राजा को तो वो हटा देता था, पर वो अपनी खुद की आर्मी वहाँ पर सेटअप कर देता था। इसके अलावा और भी कई अदर रीजंस भी थे जिनकी वजह से लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे थे। जैसे कि नेपोलियन ने लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी, टैक्स बढ़ा दिया था, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। ऊपर से नेपोलियन ज़बरदस्ती लोगों को फ्रांस आर्मी में रिक्रूट कर रहा था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। तो ये भी कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से अब लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे थे। अभी इस कहानी को फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं था जहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी से बिलोंग करते हों। क्योंकि उस समय पर यूरोप में कंट्रीज तो होती नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े एम्पायर होते थे। मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग जगहों पर बसे हुए थे। तो ऐसे में उनमें नेशनलिज्म कैसे फैला, कैसे उनके मन में नेशन स्टेट का आइडिया आया होगा, चलिए जानते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों, उस समय पर यूरोप में मुख्य रूप से दो तरह के लोग रहते थे, पहले अरिस्टोक्रेट्स और दूसरे पीजेंट्स। अरिस्टोक्रेट्स सोसाइटी के वेल्थी लोग थे, मतलब इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास ज़मीनें थी, ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे। ये लोग आपस की फैमिलीज में शादी करते थे और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि फ्रेंच लैंग्वेज एक हाई स्टेटस लैंग्वेज है। ऊपर से इनकी एक जैसी लाइफस्टाइल थी, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, अच्छा अच्छा खाते थे। वहीं जो पीजेंट्स थे वो सोसाइटी के गरीब लोग थे और इनके पास ना ही ज़मीनें थी। भले ही ये मेजॉरिटी में थे, पर ये पावरफुल नहीं थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। अब धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते एक नई वर्किंग क्लास उभर के आती है, जिसको बोला गया मिडिल क्लास। ये लोग ना ही ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, पर ये लोग एजुकेटेड थे। ये एजुकेटेड इसलिए हो गए थे क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। मिडिल क्लास लोगों में आते थे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अदर प्रोफेशनल्स। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्हीं के मन में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आइडिया आता है लिबरल नेशनलिज्म का, मतलब लिबरलिज्म का। अब ये लिबरलिज्म क्या होता है, चलिए जानते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्री। मतलब ये जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लिबरलिज्म चाहते थे, मतलब फ्री होना चाहते थे, जिसके लिए मिडिल क्लास के लोग कई चीज़ों के लिए डिमांड कर रहे थे। जैसे कि पहली डिमांड थी कि ऑटोक्रेसी रूल ख़त्म होना चाहिए। दूसरी डिमांड थी कि जो चर्च के लोग हैं उन्हें जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो ख़त्म होना चाहिए, मतलब क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए मिडिल क्लास लोग डिमांड कर रहे थे। पर दोस्तों, पता है प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये वोटिंग राइट्स की डिमांड तो कर रहे थे, पर केवल मेंस के लिए, वो भी ऐसे मेंस के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और जो वुमन थी उनको तो ये वोटिंग राइट्स दिलाने के प्लान में ही नहीं थे, मतलब ये वुमन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो जो मेंस विदाउट प्रॉपर्टी थे और जो वुमेन थी वो वोटिंग राइट्स के लिए यूरोप की अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी ओर यूरोप में एक और प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पर जो ट्रेडर्स थे उन्हें ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस समय पर कोई ट्रेडर हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उन्हें 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता था, मतलब 11 जगहों पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5-5% के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो कि अगर वो इतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। साथ में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उस समय पर यूरोप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज चलती थी, लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज चलती थी। तो ऐसे में ट्रेडर्स को प्रॉब्लम ये होती थी कि उन्हें ट्रेड करने के लिए हर स्टेट में करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। तो ये जो दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, एक तो टैक्स की और दूसरी डिफरेंट करेंसीज की, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आता है 1834 में। 1834 में क्या होता है, एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है
जिसका नाम था ज़ोल्वरीन। इसे स्टार्ट किया गया था प्रूशिया के द्वारा, बट इसमें बाद में जाकर अदर जर्मन स्टेट्स भी ज्वाइन हो गए थे। तो ज़ोल्वरीन के फॉर्म होने से ट्रेड के अंदर काफ़ी लिबरलाइजेशन होता है, जैसे कि ज़ोल्वरीन के आने की वजह से जितने भी ट्रिप बैरियर्स थे उनको हटा दिया जाता है। दूसरा, जितनी भी 30 डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज चलती थी उनको रिड्यूस करके केवल 2 तरह की करेंसीज में कर दिया जाता है। तीसरा, रेलवे नेटवर्क को भी प्रमोट किया जाता है ताकि ट्रेड और भी आसानी से हो सके। तो ज़ोल्वरीन के फॉर्म होने की वजह से यूरोप में काफ़ी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट गए थे। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब हम अपनी कहानी में वहीं वापस चलते हैं जहां हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि नेपोलियन ने 1799 में रूल करना स्टार्ट किया था और उसका रूल 1815 तक चलता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1815 में ऐसा क्या होता है कि नेपोलियन का रूल ख़त्म हो जाता है। तो होता क्या है, 1815 में एक फ़ाइट होती है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। इस फाइट में एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ थे कई बड़े बड़े नेशंस जैसे कि प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया। तो इस फाइट का रिजल्ट ये आता है कि नेपोलियन इस वाटरलू की लड़ाई को हार जाता है। नेपोलियन की हार के बाद जो जीते हुए नेशंस थे वो पता है कौन थे? वो कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में चेंजेस पसंद नहीं थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की या ऑटोक्रेसी रूल खत्म हो। ये लोग चाहते थे कि यूरोप में फिर से मोनार्की आ जाए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म लाते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब जो कुछ भी नेपोलियन ने किया था, जो भी चेंजेस किए थे यूरोप में, उन्हें हटाकर पहले जैसा कर देते हैं। मतलब नेपोलियन के चेंजेस को अंडू कर देते हैं। जैसे कि ये मोनार्की को वापस ले आते हैं, चर्च की पावर को रिस्टोर कर देते हैं, सोशल हिरार्की ले आते हैं, जैसे कि जो अपर क्लास लोअर क्लास का जो सिस्टम चलता था यूरोप में उसे फिर से रिस्टोर कर देते हैं। साथ में ये ऑटोक्रेटिक रूल को भी फिर से इस्टेब्लिश कर देते हैं। ऊपर से ये लोग सेंसरशिप भी लगा देते हैं, मतलब कोई भी इनके अगेंस्ट में ना ही लिख सकता था और ना ही छाप सकता था। इन सब के अलावा ये चारों नेशन एक ट्रीटी भी साइन करते हैं जो कि थी ट्रीटी ऑफ वेना। ये ट्रीटी 1815 में साइन की गई थी। इस ट्रीटी को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर डुइक मेटरनिच। इस व्यक्ति को थोड़ा याद रखना क्योंकि ये आगे भी आएगा। इस ट्रीटी के तहत यूरोप में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। दूसरा, फ्रांस के बॉर्डर पर कई सारे स्टेट्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो सके। तीसरा, प्रूशिया को कई सारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी जाती हैं ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। चौथा, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। पांचवा, रशिया को पोलैंड पर कंट्रोल मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे वो पूरी तरीके से पावर में आ गए थे। वैसे तो इन्होंने नेपोलियन के हर चेंज को चेंज कर दिया था, लेकिन एक चीज़ थी जो कि इन्होंने अनटच्ड रहने दी, जो कि थी कि नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, उसे इन्होंने अनटच्ड रहने दिया, बाकी इन्होंने सब चेंज कर दिया था। द रिवॉल्यूशनरीज। अब दोस्तों इस कंजर्वेटिज्म से कई सारे लिबरल नेशनलिज्म लोग खुश नहीं थे, इसलिए जितने भी लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे ताकि वो सीक्रेटली चोरी छिपे इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में लड़ सकें। इसके लिए इन्होंने कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया था। सीक्रेट ग्रुप्स बनाना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि ये ओपनली कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय पर पूरी पावर कंजर्वेटिव लोगों के पास थी। तो इन सीक्रेट ग्रुप्स बनाने के पीछे मेन इंटेंशन यूरोप में से मोनार्की को अपोज करना और ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करना था। मतलब ये लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे। तो यूरोप में कई सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुस्सीपी मजीनी, जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। इनका जन्म 1807 में गेनियो में हुआ था। इन्होंने भी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। पहली थी यांग इटली इन मर्सेलिस और दूसरी थी यांग यूरोप इन बर्ने। आपको पता है दोस्तों, जो गुस्सीपी मजीनी थे वो सच में इतने बड़े रिवॉल्यूशनरी थे कि इनसे वास्तव में जो सो कॉल्ड कंजर्वेटिव नेशंस थे वो इनसे डरते थे। जब ये 24 साल के थे तब इन्हें जेल में भी डाला गया था इन्हीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से। जहाँ तक कि डुइक मेटरनिच ने तो उन्हें डिस्क्राइब करते हुए ये तक कह दिया था कि जो गुस्सीपी मजीनी हैं वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक मोस्ट डेंजरस एनेमी है। मतलब गुस्सीपी भी लाइक ये डर हमें अच्छा लगा। थर्ड टॉपिक है हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस
1830 टू 1848। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनेंगी तो वो कभी ना कभी बाहर आएंगी, और अगर बाहर आएंगी तो रिवॉल्यूशन भी होगा। तो 1830 से लेकर 1848 का जो पीरियड है उसमें कई सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, इसलिए इस पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसमें हमें 3 रिवॉल्यूशन देखने हैं। पहला जो कि फ्रांस में हुआ था, दूसरा बेल्जियम में हुआ था, और तीसरा जो ग्रीस में हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस के रेवोल्यूशन को। इस रेवोल्यूशन को जुलाई रेवोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि ये जुलाई 1830 में शुरू हुआ था। तो इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये आता है कि जो बर्बन डायनेस्टी जिसे कंजर्वेटिव्स के द्वारा 1815 में रिस्टोर किया गया था, उसे अब लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा फिर से हटा दिया जाता है। साथ में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। तो जो लुइस फिलिपी था उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया जाता है, मतलब वो काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। तो ये था जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अब डुइक मेटरनिच फिर से बोल पड़ता है। वो एक बात बोलता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब वो ये कहता है कि अगर फ्रांस छींक भी देता है ना तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा कहने के पीछे उसके इंटेंशन ये थे, वो ये बताना चाह रहा था कि अगर फ्रांस रेवोल्यूशन कर देता है ना तो पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन की लहर आ जाती है। और ऐसा था भी, उसका ये कहना गलत नहीं था, क्योंकि जब फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हुआ तो उसे देखकर जो बेल्जियम था उसमें भी रेवोल्यूशन की लहर आ जाती है। तो चलिए अब हम बेल्जियम का केस देखते हैं। इसे आप एनिमेशन समझो, जैसे जो बेल्जियम था वो उस समय पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में आता था, मतलब उसका ही पार्ट था। और उस समय पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में मोनार्की रूल था, इसलिए बेल्जियम भी इससे अलग होना चाहता था। इसीलिए जब फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रांस को देखकर बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेल्जियम अपने आप को अलग कर लेता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, मतलब वो अब आज़ाद हो जाता है। अब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं, मतलब अब हम ग्रीस के रेवोल्यूशन को देखते हैं। तो ग्रीस उस समय पर ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो जो ग्रीक लोग थे वो फ्रीडम चाह रहे थे, मतलब वो भी अपना एक अलग से नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए इन्होंने 1821 से ही इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। पर दोस्तों ग्रीस के नेशनलिस्ट अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनको कई वेस्ट यूरोपियन लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनको भी ऐसा फील होता था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। साथ में कई सारे पोएट्स और आर्टिस्ट भी अपनी राइटिंग्स और पेंटिंग्स की मदद से लोगों को प्रेरित कर रहे थे स्ट्रगल करने के लिए। इन सब के कई सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। यहाँ से वॉर तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोस्तों आपको पता है इस वॉर में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये एक इंग्लिश पोएट थे, फिर भी ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ग्रीक कल्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, इसलिए ये भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने कई सारे फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे, साथ में ये वॉर लड़ने भी गए थे। पर अफसोस 1824 में ही एक फीवर के चलते बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है, पर इस वॉर में इनका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। अब आप लोग ये रोमांटिक वर्ड सुनकर दिल मिल बनाने मत लग जाना, इसका मतलब यहाँ अलग चीज़ के लिए है। चलो समझाता हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी, मतलब जो देशभक्ति की भावनाएं थी, वो लोगों में केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आई थी? नहीं, बल्कि एक और चीज़ थी जिससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा रही थी, वो था कल्चर। इन लोगों को लगा कि हमें कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करनी चाहिए, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने कल्चर के साथ, ताकि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जग सके। इसीलिए स्टार्ट हुआ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों में अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो, सेंटिमेंट्स जागरूक हो, इसी को रोमांटिसिज्म बोला जाता है। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट थे जो रोमांटिसिज्म फैला रहे थे अपनी आर्ट्स, पोएट्रीज, स्टोरीज और म्यूजिक्स की मदद से। ऐसे ही एक रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड।
उन्होंने भी इसी कल्चर के ऊपर दो बहुत ही प्यारी बातें कही थी। पहली कि अगर आपको जानना है कि किसी नेशन का कल्चर कैसा है तो वो राजा महाराजाओं के महलों में पता नहीं चलेगा, बल्कि वो आम लोगों के बीच में रहकर पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। चूँकि वो जर्मन फिलोसोफर थे, इसीलिए उन्होंने ये बात जर्मन कल्चर के कंटेक्स्ट में कही थी। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक पोट्रीज होती हैं और जो फोक डांसेस होते हैं, ये सब ट्रू स्पिरिट होते हैं नेशन के। इसीलिए उनका मानना ये था कि अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो लोगों को उनके फोक कल्चर से जोड़ना होगा। आया समझ में? अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग केवल कल्चर से ही जग रही थी, बल्कि लैंग्वेज ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को जगाने के लिए। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों में लैंग्वेज की वजह से नेशनल सेंटीमेंट्स जागे। तो क्या हुआ था, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में पोलैंड का मेजर हिस्सा रशियंस के कंट्रोल में आ गया था। अब देखो सीन क्या था, पोलैंड के लोग पोलिश भाषा बोलते थे, रशियन लोग रशियन भाषा बोलते थे। अब चूंकि जो पोलैंड का पार्ट था वो रसिया के ऑक्यूपेशन में था, तो उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया और सब जगह पर ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर दिया। पर पोलैंड के लोग अपनी पोलिश लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के साथ सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे। इसके लिए वो रशियन रूल के अगेंस्ट में 1831 में लड़ाई भी करते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें दबा दिया जाता है क्योंकि रशियन रूल उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पर बात ये नहीं थी कि रिजल्ट क्या हुआ, बात तो ये थी कि कैसे एक लैंग्वेज भी लोगों में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को जगा सकती है। भले ही उन्हें सप्रेस कर दिया गया था, पर उनकी जो स्पिरिट थी अपनी लैंग्वेज के लिए, जो प्यार था अपनी कल्चरल लैंग्वेज के लिए, इसी को तो रोमांटिसिज्म बोला जाता है। इसीलिए जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक्स, ताकि लोगों में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स जागरूक हो सके और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बरकरार रहे। हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। दोस्तों 1830s का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप लेकर आता है, क्योंकि इस समय पर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस वजह से यूरोप के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा था। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से जॉब्स नहीं बढ़ रही थी, मतलब लोगों के पास काम नहीं था करने को। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग थे वो रूरल एरिया से निकलकर सिटीज़ में जाकर रहने लगते हैं, जिस वजह से सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गई थी और स्लम्स क्रिएट होने लगे थे। साथ में इसी टाइम पीरियड में लोगों की फसलें भी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से यूरोप में फूड प्राइजेस भी तेज़ी से बढ़ रहे थे और लोगों को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 1848 में फ्रांस के शहर पेरिस की हालत ऐसी हो जाती है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर जो रूलर था फ्रांस का, लुइस फिलिपी, वो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जाता है। राजा के भाग जाने के बाद अब सवाल ये था कि गवर्नमेंट कौन संभाले। तो फ्रांस को रन कराने के लिए एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। नेशनल असेंबली के फॉर्म होने के साथ ही फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद फ्रांस में 21 साल से ऊपर के सभी मेन को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। साथ में राइट टू वर्क दिया जाता है, मतलब फ्रांस में सबके पास काम होगा। अब दोस्तों जब ये इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी तब एक और रिवोल्ट देखने को मिला था, जिसे सिलेशिया रिवोल्ट बोला जाता है। सिलेशिया जो कि पोलैंड का एक रीजन है। तो इसमें क्या हुआ था कि कई सारे बीबर्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनकी चीज़ों के प्राइस गिरा दिए थे। आपको पता है कि उस समय पर इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, ऊपर से ये लोग गरीब थे। तो ऐसे में जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके प्राइजेस घटाए तो बीबर्स को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में जाकर तोड़फोड़ मचा दी और कॉन्ट्रैक्टर्स का सामान लूट लिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने आर्मी का सपोर्ट ले लिया और एट दी एंड इस रिवोल्ट में 11 बीबर्स मारे गए थे। तो ये था सिलेशिया रिवोल्ट। इस सिलेशिया रिवोल्ट की पूरी कहानी एक जर्नलिस्ट ने डिस्क्राइब की थी, जिनका नाम था विलियम वुल्फ। आया समझ में? 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब दोस्तों जब सभी लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे तो मिडिल क्लास लोग कैसे शांत रह सकते थे? तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी 1848 में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। दूसरा, ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की डिमांड कर रहे थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे थे मिडिल क्लास लोग। अब हम दोस्तों जर्मन रीजन की बात करते हैं। तो जर्मन रीजन के जो मिडिल क्लास लोग थे
वो इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक ऑल जनरल नेशनल असेंबली बनाते हैं, जिसमें वो 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो ये जो 831 मेंबर्स थे वो 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं। वैसे पता है ये एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल, तो उसी को इन्होंने पार्लियामेंट बना दिया था। तो ये सब इकट्ठे होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए। पर दोस्तों जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन लोगों ने पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिसंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उनकी डिमांड्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, जिस वजह से ये जो पीजेंट्स, आर्टिसंस और वर्कर्स थे वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, जिस वजह से ये मूवमेंट थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मिडिल क्लास के लोग जाते हैं प्रूशिया के राजा के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके, जिसमें वो डिमांड करते हैं राजा से कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करो, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो। उस समय पर जो प्रूशिया का राजा था वो था फ्रेडरिक विलियम फोर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जर्मन थे ना, तो ये प्रूशिया के राजा के पास क्यों गए थे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पर जर्मन नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं, बल्कि कई सारे जर्मन रीजन्स हुआ करते थे जो कि मोस्टली प्रूशिया के ही अंडर आते थे। और उस समय पर जो प्रूशिया का किंग था वो था फ्रेडरिक विलियम फोर, इसीलिए ये लोग प्रूशिया के राजा के पास गए थे। अब दोस्तों क्या लगता है आपको कि राजा मान गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? नहीं ना, क्योंकि कौन राजा चाहेगा अपनी पावर को कम करना। तो राजा क्या करता है, अपनी ट्रूप्स को बुलाता है और इन सब से कहता है उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मतलब किंग कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों भले ही ये मूवमेंट फेल हो गया था, पर ये कम्प्लीटली फेल नहीं हुआ था। इस मूवमेंट की वजह से जो यूरोप के अलग अलग मोनार्क थे उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि वो ज़्यादा टाइम तक इन लिबरल्स लोगों को रोक नहीं पाएंगे, कभी ना कभी तो ये मिडिल क्लास लोग जीत ही जाएंगे। तो इस डर से इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि इन्होंने पहला सेल्फडम और बाउंडेड लेबर को अबॉलिश कर दिया हैब्सबर्ग डोमिनेशन से और रसिया से। दूसरा, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाती है इन 1867। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बने थे। हम इनकी यूनिफिकेशन प्रोसेस को देखेंगे, साथ में हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन से। जर्मनी कैन द आर्मी वी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो अभी अभी हमने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें जो लिबरल लोग थे वो 1948 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर राजा के पास गए थे, पर राजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब ये मूवमेंट फेल हो गया था। तो अब सवाल यह आता है कि फिर जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ होगा। देखो, इसे आप एनिमेशन से देखो। जैसे पहले क्या था कि कई सारे छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स थे, और जो प्रूशिया था वो एक बड़ा जर्मन स्टेट था, मतलब एक बड़ा एम्पायर था। तो जो प्रूशिया था उसने सोचा कि वो खुद ही अब जर्मनी को यूनिफाई करेगा ताकि वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ा सके और एक पूरा एक बड़ा सा जर्मन नेशन बना सके। इस समय पर जो प्रूशिया का राजा था वो था विलियम फर्स्ट। अब आप लोग कहोगे कि राजा तो विलियम फोर था, तो विलियम फर्स्ट कैसे राजा बन गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम फोर की बीच में ही डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया था। अब ये जो नया राजा था प्रूशिया का, विलियम फर्स्ट, वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि वैसे ही लिबरल लोग रुकेंगे तो है नहीं जर्मनी को यूनिफाई किए बिना, तो इससे अच्छा उसने सोचा कि मैं ही जर्मनी को यूनिफाई करता हूँ, मतलब उसे एक नेशन स्टेट बनाता हूँ। तो राजा अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है। उस समय पर राजा का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ओटो वन बिस्मार्क। तो राजा उससे कहता है कि जाओ जितने भी ये छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स हैं उन्हें प्रूशिया के साथ यूनिफाई करो और एक बड़ा सा जर्मन स्टेट बनाओ। सिंपली जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऑटोमन बिस्मार्क को दे दी गई थी। तो ऑटोमन बिस्मार्क और प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर कई वॉर्स लड़ती है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में। इनसे क्यों लड़ती है? क्योंकि यही वो नेशंस थे जो कि कई सारे जर्मन रीजन्स के ऊपर कब्जा किए हुए थे। इसीलिए इन तीनों के अगेंस्ट में ये वॉर्स लगभग 7 सालों तक चलते हैं। आखिर में प्रूशिया ये वॉर्स जीत जाता है और जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उन्हें शामिल कर लिया जाता है और एक बड़ा जर्मन नेशन बनाया जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फाइनली जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। आया समझ में? तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इटली के यूनिफिकेशन को।
इटली यूनिफाइड। उस समय पर जो इटली था वो 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें ये जो स्टेट आप देख रहे हो वो है सर्डेनिया पिडमोंट। केवल यही वाला रीजन इटली प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। बाकी बचा हुआ इटली का सारा रीजन अलग अलग पावर्स के कंट्रोल में था। जैसे कि जो नॉर्थर्न रीजन था उसमें ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर रूल करता था, सेंटर का जो रीजन था उसमें पोप रूल करता था, और जो सदर्न रीजन था उसमें बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करता था। अब दोस्तों, मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिनका नाम था गुस्सीपी मजीनी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप नाम से। आपको पता है दोस्तों, ये इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये इटली को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं, ये फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सर्डेनिया पिडमोंट था उसका जो किंग था वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इटली को यूनिफाइड करने की। इसके लिए वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट कैवोर। काउंट कैवोर एक काफ़ी डिप्लोमेट व्यक्ति था, इसलिए वो फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा देता है और नॉर्थ इटली के पार्ट को जीत लेता है। इसके बाद साउथ वाले रीजन को जीतने के लिए कैवोर को सपोर्ट मिलता है गुस्सीपी गरीबाल्डी का। इनकी काफ़ी बड़ी वॉलंटियर्स की आर्मी थी, जिनकी मदद से 1860 में साउथ वाले पार्ट को भी जीत लिया जाता है। अब बचा सेंटर वाला रीजन। तो सेंटर वाले रीजन पर पॉप का कंट्रोल था। अब ये देखकर कि नॉर्थ और साउथ वाला रीजन दोनों इटली के कंट्रोल में आ गए हैं, तो पोप वाले लोग वैसे ही डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। और फाइनली 1861 में इटली कम्प्लीटली यूनिफाइड हो जाता है और विक्टर इमैनुअल सेकंड को पूरी इटली का किंग बना दिया जाता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अभी तक हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन को देख लिया और इटली के यूनिफिकेशन को देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को। देखो, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस बोला गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लंबी प्रोसेस में हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक से रिवॉल्ट या वॉर कर दिया हो, इसलिए इसे स्ट्रेंज केस बोला जाता है। देखो कैसे हुआ था। पहले जो ब्रिटेन था वो 4 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। ये था स्कॉटलैंड, ये था इंग्लैंड, ये था वेल्स और ये था आयरलैंड। इन सभी स्टेट्स में अलग अलग इथनिक आइडेंटिटीज़ वाले लोग रहते थे। जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। अब दोस्तों, जो वेल्स था वो तो 1565 से इंग्लैंड का ही पार्ट था। इंग्लैंड में पहले पावर मोनार्की के पास थी, लेकिन 1688 में मोनार्की की पावर को सीज कर दिया जाता है और सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो अब इंग्लैंड क्या सोचता है कि क्यों ना इन सारी आसपास की टेरिटरीज़ को कैप्चर किया जाए और एक बड़ा इंग्लिश नेशन बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लैंड स्कॉटलैंड को टारगेट करता है, जिसके लिए 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है, जिसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बारी थी आयरलैंड की। तो आयरलैंड में क्या था कि 2 तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे। ये दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था। तो इंग्लैंड इसी बात का फ़ायदा उठाता है और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने लगता है ताकि वो इनको डोमिनेट कर सके। इसके विरोध में कई सारे कैथोलिक्स इसका अपोज करते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फ टॉन। इन्होंने 1778 में इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट भी किया था, पर इन्हें दबा दिया गया था। और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली ब्रिटेन के कंट्रोल में ले लिया जाता है। फिर एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज थी और इन सबको प्रमोट किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुलाइजिंग द नेशन। 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेशंस को विजुलाइज किया जाए, मतलब नेशंस को रूप दिया जाए, उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसे अगर हम अपने देश के साथ रिलेट करें तो हमारी इंडिया को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भारत माता से। और क्यों किया जाता है? ताकि हम जब भी भारत माता को देखें तो हमारे अंदर नेशनल सेंटीमेंट्स जागे, मतलब देशभक्ति की भावना पैदा हो और हम सबको ये लगे कि हम सब एक हैं और भारत माता हम सबकी माता है। ठीक इसी तरीके से जो यूरोप के अलग अलग आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपने अपने नेशंस को रूप देना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग फीमेल फिगर्स के थ्रू, जिन्हें एलोगोरीज बोला जाता है, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जागे
जब भी वो इन एलोगोरीज को देखें। जैसे कि फ्रांस की एलोगोरी बनाई गई थी मेरियन और जर्मनी की एलोगोरी बनाई गई थी जर्मेनिया। तो इस तरीके से नेशंस को विजुलाइज किया गया था। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। दोस्तों 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लगती है। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बड़ा नेशन छोटे छोटे नेशंस को कैप्चर करने लगता है ताकि वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर सके और अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी को बोला जाता है इम्पीरियलिज्म। तो इसी इम्पीरियलिज्म के ऊपर एक केस स्टडी है जो कि है बाल्कान्स रीजन की, जहां हमें इम्पीरियलिज्म देखने को मिला था। तो होता क्या है, बाल्कान्स एक जगह थी यूरोप के अंदर जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर आती थी। बाल्कान्स रीजन्स के अंदर कई सारे स्टेट्स आते थे जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, जिस वजह से जो बाल्कान्स रीजन्स के स्टेट थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, मतलब अपने अपने अलग अलग नेशंस बनाने लगे। पर दोस्तों ये सारे नेशंस आपस में जलते थे, जिस वजह से हर एक नेशन यही चाह रहा था कि उसका पॉलिटिकल डोमिनेशन कैसे ही ना कैसे सबसे बड़ा हो, जिसके चलते ये सभी छोटे छोटे नेशंस आपस में लड़ने लगते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कैप्चर कर पाए। इन सब को देखकर कई बड़े बड़े नेशंस जैसे कि रसिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और फिर देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाद में इस वॉर के ख़त्म होने के बाद कई सारे एंटी इम्पीरियल मूवमेंट भी चलाए जाते हैं, क्योंकि एट दी एंड सबको समझ में आ जाता है कि नेशनलिज्म तो अच्छा है, पर जब ये नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म में बदल जाता है तो वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इम्पीरियलिज्म के चलते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखने को मिला जो कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। बाद में जाकर धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग फिर से जागती है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा किया गया था अब उनको आज़ादी चाहिए थी। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।